हेलो दोस्तों, बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मंत्रा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको बीपीएससी सीरीज में क्वेश्चन आंसर का सीरीज देने जा रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, इस सब के बारे में इसमें डिटेल से पता लगाया जाएगा। SCME, आस्था IAS और अदर बहुत सोर्स से अपना नोट्स बनाया गया है जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको कृपया लास्ट तक देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भूमिका की तरफ से स्टार्ट करते हैं। भूमिका में बस सटीक और छोटा सा और सटीक भूमिका लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। हम उतना ही आंसर लिखे हुए जितना एग्जाम में लिखा जाता है। पूरा डिटेल में एकदम कहानी हमको नहीं लिखवाना है, एकदम पॉइंट वाइज आंसर लिखे हुए हैं जो आप आगे देखिएगा। भूमिका में देखिए, फ्रांस की क्रांति द्वारा उत्पन्न, इससे पहले जो फ्रांस की क्रांति हुआ था उसके बारे में भूमिका में देना है। फ्रांस की क्रांति द्वारा उत्पन्न नवीन विचारों, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय तथा नेपोलियन द्वारा जर्मन राज्यों को संगठित किया, जिससे जैसे जर्मन का राज्य था ना, जर्मनी का, उसको बहुत छोटा छोटा भाग में टुकड़ा में बटा हुआ था, जिसमें नेपोलियन अधिकार करके अपने शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने के लिए 39 राज्यों में समेट दिया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। वही चीज़ इसको शॉर्ट में लिखा गया है। नेपोलियन द्वारा जर्मन राज्यों को संगठित किया गया, जिससे एकता की भावना का प्रसार हुआ, जो कालांतर में बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस इतना, बस बहुत अच्छा है भूमिका। फ्रांस की क्रांति द्वारा उत्पन्न नवीन विचारों, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय तथा नेपोलियन द्वारा जर्मन राज्यों को संगठित किया जाना, जिससे एकता की भावना का प्रसार हुआ, जो कालांतर में बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके बाद बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में, जानते ही होइएगा, बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, जैसे जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, जो एकदम शॉर्ट में बता देना है, जिससे आपको और इम्प्रेस हो जाए मास्टर जो चेक करने वाला होगा। सो जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं, पहले भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बाधाएं। इसमें भौगोलिक में हो जाएगा उत्तरी भाग, एकदम शॉर्टकट में ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा बात बोलने का कोशिश कीजिए। उत्तरी भाग, जैसे भौगोलिक क्षेत्र में इसमें 3 भाग था। उत्तरी भाग जो प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंधित था, दक्षिणी भाग जो दक्षिणी में था वो कैथोलिक धर्म था, मध्य भाग राइन का क्षेत्र था जिस पर फ्रांस अधिकार करना चाहता था। यही सब क्षेत्र था जिसे भौगोलिक कारण बाधाएं था। राजनीतिक बाधाएं, अनेक छोटे छोटे राज्य, बहुत से छोटे छोटे राज्य था। ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप, इस पर जब भी कोई जैसे प्रसा के तरफ से इसको एकीकरण में करने के लिए जाया जाता था, तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस इसमें हस्तक्षेप करने आ जाता था, जिस कारण से बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता था। सैन्य व्यवस्था शिथिल, सैन्य व्यवस्था भी उतना भी ज़्यादा मजबूत नहीं था जिससे पूरा जर्मनी को एकीकरण के सूत्र में बांधा जा सके। सामाजिक और आर्थिक कारण, राष्ट्रीय तत्वों का अभाव, सामंती समाज, पहले राष्ट्रीय तत्वों का अभाव था, सामंती समाज था, तब अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ा में बटा हुआ था। राज्यों में आर्थिक असमानताएं, जर्मन राज्यों की पिछड़ापन, जब जर्मन का राज्य था, छोटा छोटा राज्य था, स्वाभाविक बात है वो पिछड़ा हुआ रहेगा। प्रेरक तत्व का मतलब हो गया से जर्मनी के एकीकरण में क्या चीज़ था जो प्रेरक तत्व, किससे प्रेरणा मिली जर्मनी के एकीकरण के लिए। तो जर्मनी का अपना इतिहास, भाषा, संस्कृति, जर्मन जाति की अवधारणा। प्रेरक तत्वों में विचारकों की भूमिका भी थी, जिसमें हीगल, फिक्टे, नोबलिस का भी नाम आता है। इसमें अब हम जर्मनी का मैप थोड़ा सा बस जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके बना लेना चाहिए। इस जर्मनी का मैप हम बना दिए हैं। इस तरफ रूस था, नीचे ऑस्ट्रिया था, इस तरफ फ्रांस था, यहाँ पर स्विट्जरलैंड था, यहाँ पर डेनमार्क था। इसमें राज्य का नाम लिखा हुआ है, राइन यहाँ पर था, बर्लिन यहाँ पर, वावड़िया यहाँ पर था, प्रसा यहाँ पर था। इसी परसा के बिस्मार्क थे जो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसा राज्य ही जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। एकीकृत जर्मनी का एक चित्र है।
तो आगे हम पृष्ठभूमि देखेंगे। पृष्ठभूमि जैसे पृष्ठभूमि में हो गया, एकीकरण से पहले जर्मनी छोटे छोटे राज्यों का संग्रह था, जिसको नेपोलियन ने 1806 में प्रसा और विभिन्न जर्मन राज्यों पर शासन स्थापित किया। 1806 में नेपोलियन ने इस पर शासन स्थापित किया, जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए जर्मन विभिन्न राज्यों को मिलाकर 39 भागों में संगठित कर दिया। बहुत से राज्य, छोटे छोटे राज्य, उसको सबको मिलाकर 39 राज्यों में संगठित कर दिया, जिसे भावना आती, सामाजिक भावना और एकता का उदय हुआ। इसका प्रभाव 2 स्तरों पर पड़ा। प्रशासनिक एकीकरण ने लोगों में एकता की भावना का प्रसार किया। साथ ही जब फ्रांसीसी सेना का विरोध हुआ तो उससे भी राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार हुआ। जब जो नेपोलियन फ्रांस का ही था, तो फ्रांस की सेना का जब विरोध किया गया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अब इसमें अब जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरण, कौन कौन से चरण थे, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला हो गया, ये सब पृष्ठभूमि के तौर पर ही चरण देख लेते हैं, चरण है ये, लेकिन चरण में हम ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विभिन्न चरण क्या क्या चरण है, इसके क्या कारण है, यही सब पूछता है। क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देखे ही होइएगा। वियना कांग्रेस की भूमिका 1815। इसका उद्देश्य जो नेपोलियन का राज जब समाप्त हुआ 1815 में, तो वियना कांग्रेस हुआ था, उसी के बारे में बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य नेपोलियन द्वारा किया गया व्यवस्थाओं को परिवर्तित करना था। नेपोलियन द्वारा जो व्यवस्था किया गया था 39 राज्यों को एक जगह संगठित करके, उसी को परिवर्तित करना था। जर्मन राज्यों को ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में सौंप दिया गया। इस वियना कांग्रेस के द्वारा जो जर्मन राज्य था उसको ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में सौंप दिया गया। अब उतना ही लिखना है जितना काम चला। अब ज़्यादा लिखिएगा तो फिर 6 पेज ही लिमिट टाइम है, उतना कम से कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट वाइज लिखिएगा ना, ज़्यादा नंबर लिखिएगा। फालतू चीज़ लिखिएगा तो नंबर भी नहीं मिलेगा और आपका पेज और टाइम दोनों वेस्ट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट भी लिखेंगे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति के बाद जर्मन क्षेत्र सेक्सोनी, देनोवार आदि राज्यों में लोकतंत्र स्थापित करने की बात की गई, लेकिन मेटरनिख ने इसको असफल कर दिया। मेटरनिख का भी एकदम महत्वपूर्ण योगदान है जर्मनी के एकीकरण में। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम 1848 की क्रांति की भूमिका। 1848 की क्रांति की भूमिका, 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, उसका एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप 1848 में कई जर्मन राज्यों में उदारवादी विचारों का प्रभाव स्थापित हुआ। साथ ही विभिन्न गुटों लिखा हुआ है, विभिन्न गुटों द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय संसद की स्थापना का प्रसार हुआ। 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद जो जर्मनी का था, में जर्मन राज्यों के लिए संविधान बनाने एवं प्रसा के राजा फ्रेडरिक का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जर्मनी के एकीकरण में। फ्रेडरिक को जर्मन लोगों की राजा की घोषणा करने को कहा गया, लेकिन फ्रेडरिक इसे इनकार कर दिया। इसी संसद में एकता और स्वतंत्रता संबंधी 2 नारे दिए गए, जो आगे चलकर जर्मन एकीकरण का प्रेरणा स्रोत बना। एकता और स्वतंत्रता का जो नारा दिया गया, वही जर्मनी एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पॉइंट वाइज सब आंसर लिखा हुआ है। जर्मनी एकीकरण में आर्थिक महत्व की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसमें प्रसा आदि में औद्योगिकरण का विकास हुआ। एकीकरण में प्रसा की भूमिका, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रसा राज्य का ही था, जो जर्मनी के एकीकरण हो पाया था। एकीकरण में प्रसा की भूमिका। उपरोक्त स्थिति में जब प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की भूमिका तैयार होने लगी, प्रसा नरेश विलियम प्रथम, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लास्ट तक ये लोग रहे, ने जर्मनी के एकीकरण के लिए सैनिक शक्ति बढ़ाने की योजना बनाई, जिससे ऑस्ट्रिया को हराया जा सके। ऑस्ट्रिया, आप शुरू में देखे, ऑस्ट्रिया और फ्रांस इसके मुख्य बाधक के रूप में थे। प्रसा की संसद ने भी इसका विरोध किया। इस गतिरोध से निपटने के लिए 1862 में बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। जो विलियम प्रथम था, वो 1862 में बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अब एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका।
एकीकरण एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका हम देखेंगे। बिस्मार्क एक योग्य और कुशल राजनीतिज्ञ था। अपनी योग्यता के बल पर जर्मनी के एकीकरण जैसे विशाल कार्य को 1 दशक के अंदर ही संभव बना दिया। इतना योग था कि 1 दशक, इतना जो सालों से नहीं हो पा रहा था उसको बिस्मार्क ने एक दशक में ही संभव बना दिया। जैसे 1962 में 1962 का 1862 में इसको नियुक्त किया गया। ये 1872 में ही 71-72 में ही जर्मनी के एकीकरण कर दिया, 1 दशक के अंदर ही। उसने कहा कि हमारे समय समस्याएं भाषणों एवं प्रस्तावों द्वारा नहीं बल्कि रक्त और लौह की नीति द्वारा ही सुलझ सकती है। बिस्मार्क की सबसे महत्वपूर्ण नीति रक्त और लौह की नीति, सबसे महत्व इसी नीति के तहत जर्मनी का एकीकरण किया था। बिस्मार्क का कहना था कि हमारे समय महान समस्याएं भाषणों एवं प्रस्तावों द्वारा नहीं बल्कि रक्त और लौह की नीति द्वारा ही सुलझ सकती है। बिस्मार्क ने 1 दशक के अंदर 3 युद्ध कर जर्मनी के एकीकरण का सपना साकार कर दिखाया था। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध, 3 जो युद्ध किया था बिस्मार्क, उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। डेनमार्क का युद्ध पहला बार हुआ था 1863 में। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर सेल्बिंग और हाल्स्टीन राज्य को डेनमार्क से जीत लिया। जो 1863 में फर्स्ट युद्ध हुआ था ना जर्मनी के एकीकरण के लिए, वो डेनमार्क के विरुद्ध हुआ था, जिसमें डेनमार्क के अधिकार में सेल्सबिंग और हाल्स्टीन राज्य था, जिसको हाल्स्टीन राज्य था जिसको डेनमार्क से जीत लिया। सेल्सबिंग पर प्रसा का तथा हाल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार कायम हुआ। ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क, जिससे आप देख सकते हैं जैसे ऑस्ट्रिया उसका दुश्मन था तो भी उसके साथ मिल करके डेनमार्क पर अधिकार किया। और न एक बार कहते हैं ना, वो अंग्रेज बोला हुआ था ना, जैसे कि टीपू सुल्तान के बारे में, जैसे कि हाँ अपने दुश्मन को मजबूत बनाए बिना ही हम इस राज्य को जीत गए, अपने दुश्मन को मजबूत भी नहीं होने दिए। वैसा ही था ये। सेल्सबिंग पर प्रसा का और हाल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार कायम हुआ। इन दोनों राज्यों का भविष्य प्रसा और ऑस्ट्रिया की संयुक्त जिम्मेवारी रही। भविष्य ये दोनों राज्य का जो था ना भविष्य, प्रसा और ऑस्ट्रिया की संयुक्त जिम्मेवारी, यही युद्ध का कारण। बिस्मार्क ऐसा कूटनीतिज्ञ था, इसे जब अभी जो कार्य कर रहा है ना, वो आगे के कार्य सोच करके जो अभी का कार्य करता है। संयुक्त जिम्मेवारी जो लिया, इसीलिए लिया ऐसा कि आगे इस कारण से हम दोनों के बीच में युद्ध होगा। इस कारण ऑस्ट्रिया से संबंध, इस कारण से ऑस्ट्रिया से संघर्ष होना अनिवार्य था। देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा काम करता था बिस्मार्क को से आगे की एकदम कूटनीति के तहत अभी जो हो रहा है सो आगे की भी सोचता था। से आगे हमको इससे फिर युद्ध होगा, इसका राज्य हम छीन लेंगे। किस तरीका से युद्ध होगा से भी यह जानता था, किस तरीका से हमको युद्ध करना है इससे। फलस्वरूप बिस्मार्क युद्ध की तैयारी में लग गया। वो तो जानता था हमको क्या आगे होगा, सो वो तो पहले से भी पता था, क्या उसका ही कूटनीति था। तो बिस्मार्क युद्ध की तैयारी में लग गया और उसने रूस, फ्रांस, इटली को ऑस्ट्रिया से विमुख कर दिया, अपने कूटनीतिक तरीके से कर दिया। देख रहे हैं, जो ऑस्ट्रिया ये जानता था कि अगर हम ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करेंगे ना और हम जर्मनी के एकीकरण करने जाएंगे तो रूस, फ्रांस, इटली सब इसका सहायता करेगा। अपने कूटनीतिक तरीके से ऑस्ट्रिया से इसको अलग कर दिया, विमुख कर दिया। ऑस्ट्रिया से कहा से कि आप अपने कूटनीति को भेजा रूस के तरफ, फ्रांस के तरफ, इटली की तरफ से कि आप हम यहाँ पर युद्ध करने जाएंगे तो आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करिएगा, जिस तरीके से, ताकि युद्ध के समय ऑस्ट्रिया का कोई विदेशी सहायता न मिल सके। बस वही बात है, कूटनीति सबसे बड़ा कूटनीति होता है दोस्तों। अब पहले का युद्ध जीत लिया, द्वितीय युद्ध ऑस्ट्रिया के खिलाफ। पहले ही बता दिए, 1863 में पहले का जब वो हाल्स्टीन पर अधिकार इसको दिया था तो उसी समय युद्ध वो समझ गया था आगे युद्ध होना ही है, तो इसलिए 1803 मात्र 3 साल के बाद ही ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दिया। सेल्सबिंग और हाल्स्टीन के मार्ग पर अधिकार और शांति बनाए रखने को लेकर प्रसा और ऑस्ट्रिया में विवाद हो गया। वही बात है दोस्तों जो पीछे बोले हुए थे, दोनों का संयुक्त अधिकार दिया गया था
अब उसी अधिकार को लेकर के ऑस्ट्रिया और प्रसा में विवाद हो गया। इसी को लेकर बिस्मार्क ने 1866 में युद्ध की घोषणा की। इसी को लेकर बिस्मार्क ने 1866 में युद्ध की घोषणा की। यह युद्ध 7 सप्ताह ही चली। मात्र 7 सप्ताह में इस युद्ध को का परिणाम काफ़ी दूरगामी और निर्णायक सिद्ध हुए। वो तो पहले ही अपने कूटनीति के तरीके से रूस को, फ्रांस को, इस सब को अलग कर दिया था से कि कोई इसका सहायता करने नहीं आएगा, जिसे ऑस्ट्रिया को एकदम आसानी से जीत लिया। अब बिस्मार्क जर्मनी के दक्षिण के 4 राज्यों को, जो दक्षिण के 4 राज्य थे जो कैथोलिक बताए थे शुरू में, जो दक्षिण के 4 कैथोलिक राज्य था उसको छोड़कर सभी को मिला लिया। उत्तरी जर्मन महासंघ की स्थापना की। जर्मनी के नीचे के 4 राज्य को छोड़कर उत्तरी के सभी राज्य को अपने में मिला लिया, जिसको उत्तरी जर्मन महासंघ कहा गया। अब तीसरा युद्ध करता है 1870 में। मात्र इस 3 युद्ध के बदौलत ये जर्मनी का एकीकरण कर देता है, जो इतने सालों से किसी से नहीं हो पा रहा था। तीसरा युद्ध फ्रांस के खिलाफ। देख लिए दोस्तों, फ्रांस से ही उस समय सहायता मांगा था, आज अब फ्रांस से ही अब युद्ध करने, यही कूटनीति होता है। यह युद्ध जर्मनी के दक्षिण के 4 राज्यों के जर्मन महासंघ में मिलाने के उद्देश्य से हुआ। बिस्मार्क ने स्पेन के उत्तराधिकार को लेकर अपनी कूटनीति तरीके से फ्रांस के युद्ध के लिए विवश किया। अपनी कूटनीति, मात्र सब जगह कूटनीति ही आ रहा है। बिस्मार्क ने स्पेन के उत्तराधिकार को लेकर बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ हैं दोस्तों। जैसे स्पेन में उत्तराधिकार का अनाउंसमेंट, मतलब वहाँ पर स्पेन को उत्तराधिकार को लेकर कहा जाता है कौन उत्तराधिकार बनेगा, जिससे लेकर फ्रांस में ना बहुत हलचल होने लगा। तो फ्रांस आया प्रसा के पास, प्रसा का ही चांसलर था जर्मनी बिस्मार्क, तो उसके पास आया। तो उसका जो राजदूत आया था तो उसको ही बहुत अच्छा से, यहाँ का राजा ना बहुत अच्छा से मान दान किया और बहुत अच्छा से व्यवहार के साथ इसको भेजा। लेकिन कूटनीति देखिए, बिस्मार्क की कूटनीति यहाँ पर था से जितना पत्र पत्रिका में था ना वो छपवा दिया से कि नहीं, यहाँ पर उसके राजदूत को बहुत उसके साथ गंदा व्यवहार किया गया है। इसका कूटनीति था सबका से कि वो युद्ध के लिए विवश हो जाए, बहुत गंदा व्यवहार किया जाए, बेइज्जती के साथ यहाँ से भेज दिया गया है उसको। तो इसलिए कहा गया है बिस्मार्क ने स्पेन के उत्तराधिकार को लेकर अपनी कूटनीति तरीके से फ्रांस के युद्ध के लिए विवश किया। इस युद्ध में प्रसा की जीत हुई और दक्षिण के जो राज्य 4 बचे थे जर्मन महासंघ में मिला लिया गया। बस जर्मनी के एकीकरण अब पूरा हुआ। इस प्रकार 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ और प्रसा के नरेश जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अब अगर क्वेश्चन में आलोचनात्मक ढंग से कुछ पूछे तो आलोचना ढंग से भी कुछ देना है। अगर आलोचना पूछे तो आलोचनात्मक ढंग से अपना विवरण देना है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति से पूरा हुआ, जिसमें न जनता का सहयोग और न विदेशी सहायता की। सुरक्षा दृष्टि से अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि बिस्मार्क जर्मन राष्ट्रवादी न होकर प्रसाई राष्ट्रवादी था, क्योंकि वो सबको लेकर प्रसा में मिला लिया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वह जर्मन राष्ट्रवादी न होकर वह प्रसाई राष्ट्रवादी था। 1871 में प्रसा के राजा को जर्मन सम्राट बना दिया गया। 1871 में जो जर्मनी का एकीकरण हो गया तो प्रसा के राजा को ही जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। लोकतंत्र कहाँ स्थापित किया गया। प्रशासनिक सेना, नौकरशाही, कुलीनों आदि की भूमिका प्रसाई प्रधान बन गई। जब प्रशासनिक सेना था, नौकरशाही था, कुलीन था, आदि की भूमिका प्रसाई प्रधान बन गई। जैसे क्या होता है IAS PCS, जितना अधिकारी सब था, जितना सेना सब था, जितना प्रसा का ही जब बड़ा पद पर जो जाता था वो प्रसा के ही क्षेत्र का था। तो फिर इसमें क्या जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ, इसको क्या है, क्या मिला, ये हम आलोचना में लिख सकते हैं ये सब। अब नेक्स्ट देखिए,
एकीकृत जर्मनी वास्तव में प्रसा द्वारा विजित जर्मनी था। वही बात हम पहले बता रहे थे, एकीकृत जर्मनी वास्तव में प्रसा द्वारा विजित जर्मनी था। ऑस्ट्रिया भी जो था ना दोस्तों, जो लिखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया जो प्रमुख जर्मन प्रदेश था उसको बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रिया भी एक प्रमुख जर्मन का ही प्रदेश था, लेकिन इसको ही विरोध के कारण या इसको नहीं जीत सकता था। क्या कि इसको पूर्णतः अगर अपने में मिलाता तो बहुत बड़ा प्रशासनिक हलचल हो जाता। इधर से रूस, नीचे से स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली सब इस पर जर्मनी के ऊपर हमला कर देता है। इस कारण से ऑस्ट्रिया जो था ना, उसका प्रमुख जर्मन प्रदेश होते हुए भी उसको बाहर कर दिया गया, जो अभी तक देख सकते हैं बाहर ही है। अब निष्कर्ष में हम देख सकते हैं क्या है। सो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना, प्रसा और बिस्मार्क की निर्णायक भूमिका ने जर्मनी के एकीकरण के कार्य को पूरा किया। हम छोटा निष्कर्ष, एकदम सटीक निष्कर्ष ही देना है हमको दोस्तों। निष्कर्ष के लिए भी हमको बहुत टाइम लगता था, क्या निष्कर्ष लिखा जाए, इधर से उधर कहाँ खोजते फिर अपना तरीका बनाते फिर निष्कर्ष को हम पूरा बनाते थे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना तथा प्रसा और बिस्मार्क की निर्णायक भूमिका ने जर्मनी के एकीकरण के कार्य को पूरा किया। अब दोस्तों आप बताइए कैसा लगा आपको आंसर, आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। बीपीएससी मंत्रा यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कृपया सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।